नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि जहाँ पर अनिका ने अब तक उसे केमिकल को बनाकर रोहित को उसके खाने में डाल दिया था और रोहित अभी यहाँ पर बेहोश था, तो वहीं अब तक मल्होत्रा हाउस में यहाँ पर अब श्वेता अपनी माँ के राजमहल में जाने से बहुत ही नाराज थी। वो भी कहती है कि पता नहीं माँ को क्या हो गया है, जब से उन्हें अपनी खोई हुई बेटी मिली है तब से तो उसे बस वही की वही दिख रही है। वो बस उसी के साथ ही टाइम स्पेंड कर रही है। उन्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। अरे बिना किसी को कुछ भी बताए वो कभी नालिशा के राजमहल में चली गई। अब यहाँ पर श्वेता की इस बात पर अब क्रिश कहता है कोई बात नहीं श्वेता, शांत हो जाओ। अपने भाई की अब इस बात को सुनकर अब श्वेता कहती है क्यों क्यों शांत हो जाऊं मैं? हाँ, उन्हें पता है ना कि कुछ दिनों में तो मेरी शादी होने ही वाली है, तो वो कम से कम अभी तो जितना भी समय मेरे पास है वो मेरे साथ स्पेंड कर सकती थी ना। अरे जब मेरी शादी हो जाएगी तब तो मैं इस घर से चली ही जाऊंगी, भला मैं उसके बाद कितना ही माँ से मिल सकूंगी, क्योंकि एक तो मैं अपनी ही लाइफ में बिजी हो जाऊंगी और ऊपर से अभी माँ के पास समय था तो, लेकिन उन्हें तो अभी अपनी बेटी ही दिख रही है। मैं क्या उनकी बेटी नहीं हूँ? अरे मैं अपनी माँ के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। क्रिस तो अब तुम ही बताओ इसमें बुरा क्या है? क्या मैं अब अपनी माँ से इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ? भला मैंने गलत क्या किया? यहाँ पर क्रिश अभी श्वेता की सारी ही बातों को सुन भी रहा था और समझ भी रहा था। अब श्वेता अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहती है तुम ही सोचो क्रिश, एक बार अगर मेरी शादी हो जाएगी तो वो फिर आराम से यहाँ पर रह सकती थी ना। मेरी शादी के होने के बाद वो फिर चाहे यहाँ पर मल्होत्रा हाउस में रहती या फिर वो राजमहल में जाकर अपनी उस बेटी के साथ रहती। मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। मैं तो बस ये थोड़ा सा टाइम अपने लिए ही तो मांग रही हूँ, उन्हें मेरी तो लेकिन कोई चिंता ही नहीं है। अरे कितनी ही सारी तो मेरी शादी की भी तैयारियां करनी है। ये कहते हुए श्वेता अब वहां से गुस्से में उठती है और वो अब अपने गुस्से में ही रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं इधर दूसरी तरफ यहाँ पर क्रिस बस श्वेता को जाता हुआ ही देख रहा था। क्रिस को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन गलत है और कौन सही, क्योंकि उसे तो दोनों तरह से ही सही नजर आ रहा था। तो इधर वहीं एक तरफ जहाँ पे मल्होत्रा हाउस में ये सब हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ इधर मारवा हाउस में भी यहाँ पर सुहासिनी मारवा अपने कमरे में थी। वो अभी यहाँ पर लीला पर गुस्सा होते हुए कहती है तुम सावित्री को फोन क्यों नहीं लगा रही हो? अरे पिछले 2 दिनों से कह रही हूँ कि सावित्री को कॉल लगाओ, सावित्री को कॉल लगाओ, मुझे उस आयशा से बात करनी है। अरे मुझे वो आयशा इस घर में चाहिए। मैं उसे पूछना चाहती हूँ कि अगर वो धनंजय से प्यार करती थी तो उसने हंसराज से शादी क्यों की? उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अरे उसे बुलाओ, अभी के अभी बुलाओ, अब तो आमने सामने ही बात होगी। यहाँ पर लीला अभी अपनी गर्दन को नीचे झुकाए हुए थी, क्योंकि वो सुहासिनी की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। और यहाँ पर सुहासिनी मारवा अपनी बात को आगे ही कंटिन्यू करते हुए कहती है अरे उसने ऐसा क्यों किया? जब उसे मेरे बेटे हंसराज से प्यार ही नहीं था, वो उसके साथ आगे बढ़ ही नहीं सकती थी, तो वो खुद मना भी तो कर सकती थी। और वो तो मेरे दो बेटों के साथ खेल गई। इधर अब यहाँ पर सुहासिनी की ये बात सुनते ही अब लीला थोड़ी सी हिम्मत करती है और अब कहती है मैडम, मैंने सावित्री को फोन लगाने की बहुत ही कोशिश की थी, लेकिन वो क्या है ना कि वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। तो अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? इसमें मेरी कौन सी गलती है? अब लीला की ये बात सुनते ही अब सुहासिनी मारवा कहती है ठीक है, फिर एक काम करो, वो फ्रांस की रानी ही उसे लेकर गई थी ना, तो ऐसा करो अपने साथ
ऐसा करो, तुम उसे ही फोन लगाओ। मुझे मुझे अब उसे फ्रांस की रानी यानी कि उस आलिशा से ही बात करनी है। वो मुझे हर हाल में यहाँ पर आयशा मारवा हाउस में चाहिए, क्योंकि अगर सावित्री का कॉल नहीं लग रहा या वो उठा नहीं रही तो अब सीधा का सीधा ये फोन राजमहल में घुमाओ। अरे कैसी औरत है वो प्यार किसी और से किया, बच्चा किसी और का, और पति पति वो कोई और। भला ऐसे भी कौन करता है क्या? अगर उसको यही सब करना था तो उसका मारवा परिवार में उसे रहने का कोई हक ही नहीं था। हद होती है बेशर्मी की भी। कितनी बड़ी बेशरम लड़की निकली वो तो, क्योंकि शकल से तो कितनी ही शरीफ दिखती थी, और उसके काम देखो। अरे उसने तो मेरे दो बेटे को एक साथ फंसाया है। अरे सच में अगर ये चीज हंसराज को पता होती तो वो तो पता नहीं इसके बारे में क्या सोचता। उसने तो दोनों भाइयों के बीच में ही ऐसे एक जहर की दीवार खड़ी कर दी। हद होती है। अरे इतने साल तक अपने बेटे को ही मैं गलत समझती रही कि हंसराज ने ही आयशा को धोखा दिया है, जब यहाँ पर हंसराज मारवा ने देविका से दूसरी शादी की थी तो। अरे उसके लिए हम लोगों ने उसे घर से बेदखल भी कर दिया था यहाँ। और लेकिन काश हमें ये सब पहले पता होता तो हम अपने बेटे को कभी भी मारवा हाउस से नहीं निकालते, क्योंकि हमने भी सच में कितनी बड़ी गलती कर दी है। मेरे बेटे ने अगर दूसरी शादी कर दी थी तो फिर उसमें गलती ही क्या थी, जब आयशा ने खुद ये सब किया हुआ था। या मारवा हाउस में सुहासिनी मारवा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अगर उसका बस चलता तो वो यहीं अभी के अभी आयशा को यहीं इंडिया में बुलाती और अपने सारे सवालों का जवाब लेती। यहाँ पर अब सुहासिनी मारवा के चिल्लाने की गूंज यहाँ पर पूरे के पूरे मारवा हाउस में गूंज रही थी। तो वहीं इधर गुलेरिया हाउस में भी अबाका सभी से कहता है कि हमारा मल्होत्रा परिवार के साथ अब कोई भी रिश्ता नहीं है, खास करके उस स्वाति मल्होत्रा से। और वैसे भी उन्होंने करण पापा के साथ ऑफिशियल शादी नहीं की थी, तो उससे हमारा वैसे भी उस परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं बनता। वो बस अनिका की माँ है, इसके अलावा उनका गुलेरिया परिवार के साथ भी कोई भी रिश्ता नहीं है। अरे होगा उनका मल्होत्रा परिवार के साथ रिश्ता, लेकिन अब से हमारा मल्होत्रा परिवार से कोई रिश्ता नहीं। जहां एक तरफ सभी के बीच में यहाँ पर रिश्तों के धागे उलझ गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ इधर हिमालय के रीजन में सर जी अपनी ही एक गहरी सोच में बैठे हुए थे। वो यहाँ पर कुछ सोच रहे थे। वो भी सोच ही रहे थे कि मुझे मारना किसी के भी बस की बात नहीं है, और जब तक नेत्रा है तब तक तो मेरी मौत पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नेत्रा मेरे लिए एक वो सुरक्षा कवच है कि उसके होते हुए कोई मुझ तक पहुंच ही नहीं सकता। अरे मेरे शरीर में जो खून बनकर दौड़ रहा है वो कुछ और नहीं बल्कि वो अमृत है, क्योंकि वो ये अमृत मुझे कभी मरने ही नहीं देगा। मैं अमर रहूंगा, कोई भी मुझे नहीं मार सकता। और ये कहते हुए ही सर जी अब जोर जोर से हंसने लगते हैं, और अब वो कहते हैं कि मेरी मौत का राज किसी को भी पता नहीं है, मैं नहीं मर सकता हूँ, किसी के लिए भी मुझे मारना पॉसिबल ही नहीं है। इधर ये कहते हुए ही सर जी हंसते ही जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ इधर बूढ़े किंग के पैलेस में आयशा को अब अनिका की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर किंग के पैलेस में किंग यहाँ पर रोहित का सिलिकॉन मास्क लगाकर घूम रहे थे, तो वो यहाँ पर रोहित ही समझ रही थी, और रोहित के यहाँ पर था, लेकिन अनिका उसे यहाँ पर नहीं दिख रही थी, इसलिए उसे अनिका की याद आ रही थी। और अब वो यही सोचती है कि कमाल है, 2 दिन हो गए हैं लेकिन मैं अनिका से मिली ही नहीं हूँ। अरे जब मेरा बेटा यहाँ पर है तो बताओ अनिका कहाँ चली गई। यहाँ आयशा मारवा भी अपनी ही सोच में थी कि तभी अब उसके कानों में यहाँ पर आर्यन की आवाज आती है, दादी माँ खाना लग गया है, चलिए ना खाना खाते हैं। अब आर्यन की इस बात को सुनकर अब आयशा मारवा कहती है, ठीक है बेटा चलो। इधर आर्यन के पास आते हुए ही अब आयशा मारवा कहती है, आर्यन मुझे एक बात बताओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अब अपनी दादी के इस सवाल को सुनते हुए अब आर्यन कहता है, हाँ दादी माँ बोलो, क्या पूछना है आपको। अब आयशा मारवा कहती है, वो तुम्हारी मोम कहाँ पर है आर्यन, और मुझे यहाँ पर तुम और तुम्हारे डैड ही नजर आ रहे हैं, लेकिन रिया और अलेक्जेंडर वो दोनों भी तो यहाँ पर कहीं नहीं है, क्योंकि ना तो यहाँ पर तुम्हारी मोम है और ना ही रिया और अलेक्जेंडर, ये तीनों ही कहाँ गए हैं। इस बात पर अब आर्यन कहता है,
है, वो दादी माँ, वो सभी तो बड़ी मौसी के साथ लंदन में रहते हैं ना, और आप यहाँ पर डैड के साथ, और आर्यन और अलेक्जेंडर वहाँ पर मोम के साथ, क्योंकि वो भी यहाँ पर नहीं है, इसलिए वो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। इधर आर्यन ने ये कहा ही था कि उसकी ये बात सुनते ही बायशा मारवा कहती है कि क्यों, ऐसा क्यों, वो लंदन क्यों रह रहे हैं, साथ में भी तो रह सकते हैं। आपके मोम और डैड के बीच कोई फाइट हो गई है क्या बेटा, जो आप यहाँ पर आप अपने डैड के साथ रह रहे हो, और अलेक्जेंडर और रिया अपनी मोम के साथ यानी कि अनिका के साथ, क्या कुछ हुआ है क्या इन कुछ दिनों में। अब आयशा मारवा की इस बात पर अब आर्यन कहता है, नहीं दादी माँ, वो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, वो तो मोम को वहाँ पर लंदन में कुछ काम था, इसलिए वो सभी बड़ी मौसी के पास गए हैं अपने किसी काम के सिलसिले से। अब आर्यन की ये बात सुनते ही आयशा मारवा कहती है, चलो फिर तो ये तो अच्छी बात है, मैं बता नहीं सकती तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे कितना सुकून मिला है। एक पल के लिए तो मैं डर ही गई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे मोम और डैड के बीच में कोई झगड़ा हो गया जिसकी वजह से ये दोनों ही सेपरेट तो नहीं हो गए। वो तो अच्छा हुआ तुमने मुझे सब बता दिया। यहाँ ये बातें करते हुए आर्यन और आयशा मारवा ये दोनों ही यहाँ पर 4th फ्लोर पर आ जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर 4th फ्लोर पर डाइनिंग टेबल लगी हुई थी, यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर तो सारी ही डिशेज लगी हुई थी। यहाँ पर उस खाने की महक से ही आयशा मारवा कहती है, क्या बात है सावित्री, महक तो बहुत ही अच्छी आ रही है, और वो भी काफ़ी दूर तक। अरे खुशबू से ही लग रहा है कि फूड इज सो डिलीशियस, मुझे तो इसकी खुशबू से ही बहुत भूख लग रही है। यहाँ पर वो सभी अब आकर यहाँ पर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर अब आयशा मारवा सावित्री से कहती है, सावित्री रोहित कहीं नजर नहीं आ रहा, रोहित कहाँ पर है, अब तक वो यहाँ पर खाना खाने के लिए क्यों नहीं आया। अब आयशा मारवा की इस बात पर अब सावित्री कहती है, मैडम आप बस शुरू कीजिए, रोहित बाबा आते ही होंगे। जहाँ इधर बूढ़े किंग के पैलेस में ये सभी अभी फूड को एंजॉय कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ राजमहल में कविन आलिशा अपने इम्पोर्टेंट काम में इतना बिजी हो गई थी कि उन्हें वक्त का एहसास ही नहीं होता। तो वहीं इधर अपने कमरे में अंजलि मल्होत्रा को आलिशा की चिंता हो रही थी, क्योंकि अभी तक यहाँ पर आलिशा अंजलि मल्होत्रा से अभी मिलने के लिए नहीं आई थी। और यहाँ पर वो यही सोच रही थी कि इतना वक्त हो गया है और आलिशा ने तो अब तक खाना भी नहीं खाया, पता नहीं उसने खाना खाया भी है या नहीं। वो अपने रूम में अभी उसके बारे में सोचते हुए अब इधर उधर ही टहल रही थी। इसके बाद अब अंजलि यही सोच रही थी कि मुझे यहाँ पर राजीव ने भेज तो दिया है, राजीव ने ये करके क्या सही किया है, और मैंने भी उसकी बात मानकर कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि राजीव ने जस्ट मुझे यहाँ भेजा और मैं यहाँ पर आ गई। लेकिन जब मेरा परिवार वहाँ पर इस समय इस दुख के समय वहाँ पर था, तो मुझे शायद यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। यहाँ अंजलि अपने ही ख्यालों में थी। अंजलि यहाँ पर अब अपने गिल्ट में थी कि ऐसे समय में जब यहाँ पर अनिका की भी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, हालांकि अनिका भी मारवा हाउस में नहीं थी, लेकिन फिर भी रोहित के साथ ऐसा कुछ हो गया था, इसलिए अब ऐसे समय में एटलीस्ट वो अपने परिवार को तो संभाल सकती थी, वो भी जब स्वाति मल्होत्रा की याददाश्त भी जा चुकी थी। तो वहीं अब इसलिए वो इसी गिल्ट में थी कि उसे भी यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। लेकिन ना जाने क्यों उसने राजीव की बात मानी और क्यों वो यहाँ पर आ गई। कहीं उससे यहाँ पर आकर कोई गलती तो नहीं हो गई। अरे उसकी बेटी श्वेता और क्रिश और ये सब क्या सोचेंगे उसके बारे में, मैं तो उन्हें भी कुछ भी बता कर नहीं आई। इधर वो यही सोच रही थी, तो इधर दूसरी तरफ लंदन में अनिका के हाथ में यहाँ पर धनंजय पीरामल की डायरी थी। अनिका ने जैसे ही यहाँ पर पेज पलटा तो वो उसे पढ़ने लगती है। उस डायरी में लिखा हुआ था, अपने प्यार को छोड़कर मैं यहाँ राजमहल में आ गया, लेकिन मेरा यहाँ आना जरूरी था। यहाँ आने के बाद मैं इतना बिजी हो गया था कि आयशा से बात तक करने का टाइम नहीं था। खैर, कल इंडिया में फिर से वापस जा रहा हूँ। शायद इस बार जब मैं वहाँ पर वापस जाऊँगा तो आयशा मुझसे ज़रूर नाराज़ होगी। उसकी नाराज़गी को दूर करने के लिए लेकिन मैं उसे अपनी बाहों में भर कर उसे मना ही लूँगा, क्योंकि मैं जब उसे सॉरी बोलूँगा तो वो उसका दिल इतना सॉफ्ट है कि वो मुझे माफ़ी कर देगी।
क्योंकि आयशा की यही क्वालिटी ही तो मुझे सबसे अच्छी लगती है। इधर ये पढ़ते हुए ही अब अनिका की नज़र जब बेड पर सो रहे रोहित मारवा पर जाती है तो वो अब अपने मन में ही सोचती है कि ये तो बिल्कुल ही अपने पापा पर गए हैं, क्योंकि इस डायरी को पढ़ने से ही पता चल रहा है कि पापा भी बिल्कुल ऐसे ही थे। इसके बाद अब अनिका उस डायरी को पढ़ने में लग जाती है। उसमें अब आगे लिखा हुआ था कि मैं इंडिया जाने वाला हूँ और वहाँ जाते ही मैं सबसे पहले पापा को अपने और आयशा के बारे में सब कुछ बता दूंगा कि मैं आयशा से प्यार करता हूँ और इवन आयशा भी मुझसे प्यार करती है। अब हम दोनों को इस रिश्ते में चुप कर रहने का कोई मतलब नहीं है, फिर चाहे इसका अंजाम जो कोई भी क्यों ना हो, मुझे वो मंजूर होगा, लेकिन सबसे पहले इसके बारे में मुझे पापा को बताना होगा। यहाँ धनंजय पीरामल इंतजार कर रहे थे इधर इंडिया जाने के लिए। उधर दूसरे ही दिन जब वो इंडिया पहुंचते हैं तो आयशा के लिए भी वो कुछ गिफ्ट लेकर चल लेते हैं, क्योंकि जैसे ही वो आयशा से मिलने वाले थे तो वो आयशा को वो गिफ्ट देना चाहते थे। और अब वो अपने चोपर में बैठकर वो इंडिया के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ ही घंटों के बाद जब वो इंडिया पहुंचते हैं तो इंडिया पहुंचकर वो सबसे पहले अपने दोस्त करण गुलेरिया से मिलना चाहते थे। इधर गाड़ी में बैठने के बाद अब वो ड्राइवर से कहते हैं तुम गुलेरिया हाउस के लिए गाड़ी को ले लो, क्योंकि पहले मैं गुलेरिया हाउस जाना चाहता हूँ, उसके बाद मारवा हाउस में। इधर धनंजय की ये बात सुनते ही अब ड्राइवर भी कहता है ओके सर। इधर कुछ ही देर के सफ़र के बाद वो जैसे ही गुलेरिया हाउस पहुंचते हैं तो गुलेरिया हाउस में पहुंचने के बाद उनकी आवाज़ में उनकी खुशी साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो यहाँ पर बड़ी ही खुशी के साथ बाहर से ही करण गुलेरिया को आवाज़ लगा रहे थे। वो कह रहे थे करण कहाँ है? अरे मेरे दोस्त बताओ ना कहाँ पर हो तुम। इधर वो ये सब आवाज़ लगाते हुए अंदर की तरफ ही जाने लगते हैं। तो वहीं जैसे ही करण गुलेरिया जो कि अभी अपने कमरे में थे वो भी कुछ अपना जरूरी काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उसके कानों में ये आवाज़ आई तो यहाँ पर करण गुलेरिया ने इस आवाज़ को पहचानने में ज़्यादा समय नहीं लगाया। और करण गुलेरिया सोच कहते हैं ये तो धनंजय की आवाज़ है। तो क्या धनंजय आया है? इसलिए वो भी अपने दोस्त की आवाज़ को सुनते हैं और वो अब अपने रूम से ही दौड़ते हुए भागकर बाहर आ जाते हैं। इधर अपने दोस्त को सामने देखकर अब धनंजय पीरामल करण को गले से लगाकर कहते हैं सॉरी मेरे भाई, अचानक से राजमहल में काम आ गया था, इसलिए बिना बताए ही मैं यहाँ से चला गया, मुझे जाना पड़ा, नहीं तो इस तरह से मैं चुपचाप तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला था। और वहाँ जाते ही मैं इतना बिजी हो गया था कि मैं किसी से कोई भी बात तक नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास उस समय बात करने का भी टाइम नहीं था। वैसे तेरी आंखें ठीक तो है ना? अब यहाँ पर धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं तू पेरिस से यहीं आया है क्या सीधा? कि मेरा मतलब है। अब यहाँ पर वो इतना ही कहता है, तब अब धनंजय बीच में ही रोकते हुए कहता है हाँ मैं यहाँ पर पेरिस से सीधा ही तुम्हारे पास आया हूँ, क्या मेरे पीछे से कुछ हुआ है क्या? अब यहाँ पर अब करण गुलेरिया उसकी इस बात पर अब वो कहते हैं कि नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तुम पहले मारवा हाउस गए थे? अब इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं अरे नहीं यार, वो सबसे पहले तुझसे मिलना चाहता था, तो मैं बस तुमसे और राजीव के बारे में पूछना चाहता हूँ। वो ऐसे कैसे तुम्हें और अंजलि को एक साथ जोड़ सकता है? क्योंकि मुझे बस यही चिंता हो रही थी कि पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा होगा, इसलिए मैं सबसे पहले तुमसे ही मिलने के लिए आ गया। पेरिस आने के बाद वो स्वाति के सामने कुछ बकवास कर रहा था। वैसे सब कुछ ठीक तो है ना? अब उसकी इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं तू ठीक है ना मेरे भाई? इधर करण गुलेरिया इस सवाल में धनंजय पीरामल को अब एक अजीब सा दर्द लगता है, और वो अब उसके दर्द को पहचानते हुए ही अब धनंजय पीरामल अब करण गुलेरिया से कहते हैं अब क्या बात है करण, सब ठीक तो है ना? मुझे तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्या हुआ है? मुझे सच बताओ। अब धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं मैं तुझे क्या बताऊं मेरे दोस्त, तू मारवा हाउस जा, तुझे खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुझे कुछ भी बता सकूं। वैसे तेरे भाई हंसराज मारवा ने शादी कर ली है, क्या तुम्हें इस बात के बारे में नहीं पता? अब करण की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं शादी कर ली, लेकिन किससे और कौन है वो लड़की?
अब यहाँ पर धनंजय की इस बात का जवाब देते हुए करण गुलेरिया कहते हैं कि तू मारवा हाउस जाएगा ना तो तू खुद ही देख लेना कि वो लड़की कौन है, क्योंकि मैं तुझे ये नहीं बता सकता हूँ। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं ठीक है, मैं वहीं पर ही जाकर देखता हूँ और उसके बाद ही मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। इधर धनंजय की ये बात सुनते ही करण गुलेरिया कहते हैं ठीक है, लेकिन तू मुझसे प्रॉमिस कर कि तू कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेगा, क्योंकि भले ही वहाँ जाकर तुझे जो भी कुछ भी सिचुएशन वहाँ पर फेस करनी पड़े, तुझे मेरी कसम तू मुझसे बात करेगा, तू मुझसे मिलने जरूर आएगा। इधर करण की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल को थोड़ा सा अजीब जरूर लगता है कि आखिर करण उसे ये सब क्यों कह रहा है, आखिर क्या होने वाला है वहां पर जाकर। लेकिन अभी वो कुछ कहता नहीं है, क्योंकि पहले वो खुद ही मारवा हाउस में जाकर सिचुएशन को देखना चाहता था कि आखिर हंसराज मारवा ने अब किसके साथ शादी की है, क्योंकि धनंजय ने तो खुद सपने में भी नहीं सोचा था कि उसने यहाँ पर आयशा से ही शादी की होगी। और अब वो उन्हें बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ अब करण गुलेरिया कहते हैं भाई तुझे ऊपर वाला इस दुख को सहने की ताकत दे, क्योंकि जैसे ही धनंजय वहाँ से बाय बोलकर निकलते हैं तब उसे जाता हुआ देखकर अब यहाँ पर करण गुलेरिया अपने आप में ही ये कहते हैं। वहीं धनंजय पीरामल अब अपनी गाड़ी में बैठकर अब ड्राइवर से कहते हैं कि ड्राइवर गाड़ी को मारवा हाउस के लिए ले लो। अब इधर धनंजय की इस बात को सुनते ही ड्राइवर भी हाँ में अपना सिर हिलाता है और अब वो यहाँ पर मारवा हाउस के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर जब गाड़ी मारवा हाउस के लिए जा रही थी तो इधर रास्ते भर अब यहाँ पर धनंजय पीरामल यही सोच रहे थे कि आखिर हंसराज की शादी किससे हुई है, कौन है वो लड़की, क्योंकि पहले तो उसकी शादी आयशा के साथ फिक्स हुई थी, लेकिन अब उसने किससे शादी की है, क्योंकि आयशा तो मुझसे प्यार करती है। या इधर वो अपने ख्यालों में ही खोए हुए था। इधर अब धनंजय को एहसास भी नहीं होता है कि वो कब मारवा हाउस पहुंच गया था। यहाँ पर धनंजय तो तब अपने सेंस में आते हैं जब उन्हें ड्राइवर की आवाज़ आती है कि सर हम यहाँ पर मारवा हाउस के बाहर पहुँच गए हैं। इधर उस ड्राइवर की ये बात सुनते ही धनंजय पीरामल अब अपने सेंस में आते हैं और अब वो गाड़ी से बाहर निकलकर मारवा हाउस के अंदर जाने लगते हैं। वो जैसे ही मारवा हाउस पहुँचे तो वहाँ की चहल पहल देख कर दो अब धनंजय पीरामल कहते हैं क्या बात है, यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही खुशियाँ मनाई जा रही हैं। माँ आज तो आप बहुत ही खुश हैं। आपने अपने बेटे की इधर आवाज़ सुनकर अब सुहासिनी मारवा पीछे की तरफ मुड़ती है तो वो देखती है कि यहाँ पर धनंजय पीरामल ही आए हुए हैं, इसलिए वो उनके पास जाकर सबसे पहले अब उसे गले से लगा लेती हैं और अब वो उससे कहती हैं अब टाइम मिला है तुझे, हाँ इतने वक्त से बिजी था, अरे माँ का फ़ोन तक उठाने का टाइम नहीं था ना तेरे पास। अब चल कोई बात नहीं, अब आया है तो अब भी कोई बात नहीं, अब आ तेरे भाई की शादी हो गई है और अब तू कहे तो तेरे लिए भी अब एक लड़की ढूंढ दूं। अब सुहासिनी मारवा की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं माँ मेरे आते ही आप फिर से शुरू हो गई, वैसे मैंने लड़की ढूंढ ली है लेकिन उस लड़की को आपसे मिलवाने या उसके बारे में बताने से पहले एक बार मुझे पापा से बात करनी है उस लड़की के बारे में, कहाँ है वो। इधर धनंजय की ये बात सुनते ही अब सुहासिनी मारवा कहती है हाँ भाई तुझे तो माँ से ज़्यादा पापा ही पसंद है ना, इसलिए तो अपने दिल की बात सिर्फ अपने पापा से ही कहते हो। ये तुम सही नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। इधर ये कहते हुए ही सुहासिनी मारवा झूठ मूठ का मुंह फुला लेती है धनंजय से। और इधर यहाँ पर धनंजय पीरामल भी अब अपनी माँ को इस तरह से थोड़ा सा रूठा हुआ देखकर वो भी उन्हें मनाने ही वाले थे कि तभी उनके कानों में अब आवाज़ आती है कि वो तुमसे ज़्यादा मुझसे प्यार करता है। अब ये आवाज़ सुनते ही जैसे ही धनंजय पीरामल अब पीछे मुड़कर देखते हैं तो सामने वो यहाँ पर उसके पापा ही आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर धर्मराज मारवा ने ही ये बात कही थी। इसलिए अब अपने पापा को देखकर अब धनंजय पीरामल अब उन्हें दौड़कर गले से लगा लेते हैं और कहते हैं पापा अब बस कीजिए ना, माँ को मत चिढ़ाइए, क्योंकि वो तो पहले से ही मुझसे नाराज हो गई। इधर अपने पापा से अलग होते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं वैसे कौन है वो लड़की जिससे मेरे भाई ने शादी की है, मुझे नहीं दिखाओगे क्या। उनके इस सवाल पर अब सुहासिनी मारवा कहती है ये कैसी बात कर रहा है तू, हाँ तू तो मिला ही है ना,
तो फिर क्या तुझे पता नहीं? अब ये सुनते ही धनंजय पीरामल थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। और यहाँ पर अब धर्मराज मारवा कहते हैं कि तुम बताओ, वैसे कौन है वो लड़की जिसे तुमने पसंद किया है? क्योंकि अभी अभी तुम अपनी माँ को कुछ कह रहे थे, इसलिए अब मैं भी ये बात जानने के लिए बड़ा ही बेताब हो रहा हूँ कि आखिर इतने सालों बाद मेरे बेटे ने किसको पसंद किया है। क्योंकि कब से हम तुम्हें शादी कर लो कह रहे थे, लेकिन तुम थे कि तुम हाँ करने को तैयार नहीं थे। अब खुद ही बता दो कि वो लड़की कौन है। इधर अपने पापा की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, पापा मुझे आपसे ये बात अकेले में करनी है, क्योंकि अकेले में ही मैं आपको ये बता पाऊंगा। इधर ये सुनते ही अब धर्मराज मारवा कहते हैं, जरूर, लेकिन पहले तुम इस घर की बहू से तो मिल लो, क्योंकि शादी में तो तुम नहीं आ पाए पहले। अब ये काम करो, उसके बाद हम बात करते हैं। आओ बैठते हैं। यहाँ पर अब सभी सोफे पर आकर बैठ जाते हैं। अब तक सभी धीरे धीरे वहां पर आ जाते हैं। इधर अपने भाई हंसराज को देखकर अब वो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हुए ही गले से लगा लेते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कहते, तभी उनकी नज़र अब सामने से आ रही आयशा मारवा पर जाती है। तो इधर आयशा मारवा को देखकर तो अब धनंजय पीरामल को एकदम से ही शौक लगता है, क्योंकि धनंजय ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आयशा इतना कुछ होने के बाद भी उसके भाई से शादी कर लेगी। तो वहीं जब आयशा मारवा की नज़र अब यहाँ पर धनंजय पीरामल से मिलती है, तो वह अब दोनों ही अब एक दूसरे को ही हैरानी से देखने लगते हैं। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे, तो वहीं सुहासिनी मारवा बीच में ही बोलते हुए कहती है, आयशा भी आ गई, चलो। यहाँ पर अब धनंजय मारवा कहते हैं, चलो मिल लो अभी ये, क्योंकि देखो क्योंकि तुम्हारे भाई ने आयशा से ही शादी की है, इसलिए चलो अभी सभी ब्रेकफास्ट कर लो। इधर ये सुनते ही अब सुहासिनी मारवा कहती है, हाँ जरूर, और वैसे भी आज का पूरा नाश्ता तो आयशा ने ही बनाया है। इधर सुहासिनी मारवा की ये बात सुनते ही धनंजय पीरामल अब अपनी जगह से उठकर कहते हैं कि मेरा मन नहीं है खाना खाने का, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर धनंजय पीरामल को तो एक जोर का झटका लगा था कि भला आयशा ये सब कैसे कर सकती है। धनंजय को तो अब ये लगा कि आयशा ने उसे धोखा दिया है। अरे वो उससे प्यार करती थी, लेकिन फिर भी उसने शादी उसके भाई से की। इधर धनंजय की ये बात सुनते ही अब पंकज मारवा कहते हैं, क्यों, क्या हुआ है भाई, सब ठीक तो है ना? इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ सब ठीक है, तुम सब खाना खाओ, बस मैं इतनी दूर से आया हूँ ना, तो थोड़ा सा थक गया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। अब इतना कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं। तो उन्हें इस तरह से जाते हुए देखकर अब सुहासिनी मारवा कहती है, आयशा, अगर धनंजय भी खाना नहीं खाना चाहते तो ठीक है, लेकिन तुम सर्वेंट से कहकर धनंजय के रूम में ही नाश्ता भिजवा देना। इधर सुहासिनी मारवा की ये बात सुनते ही आयशा मारवा कहती है, जी माँ जी। यहाँ पर अब सभी अपने अपने ब्रेकफास्ट को करने में लग जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इधर अपने रूम के बाथरूम में धनंजय पीरामल वॉश बेसिन के सामने वाटर टैप को खोलकर पानी को बार बार अपने चेहरे पर मार रहे थे, क्योंकि उन्हें अब तक इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में आयशा ने उन्हें धोखा दिया है। क्योंकि वो तो यहाँ पर अब आयशा और अपने प्यार के बारे में अपने पापा को बताने आए थे, ताकि अब वो आयशा से शादी कर सके। लेकिन उसके यहाँ ना होने से इतना बड़ा कुछ हो गया और उसे कुछ पता भी नहीं था, इसलिए इस बात को हजम कर पाना अब धनंजय के बस में नहीं था। वो बस कैसे भी करके इस बात को भूलना चाहते थे। वो यहाँ पर बार बार अब अपने चेहरे पर बार बार ठंडा पानी मार रहे थे। इधर कुछ देर तक बाथरूम में रहने के बाद अब वो टॉवल से अपने फेस को साफ करते हैं और अब वो बाहर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर धनंजय बाथरूम में जाकर बहुत जोर से ही रो रहे थे। उनकी आंखें भी यहाँ पर पूरी सूजी हुई थी। तो उन्हें एहसास होता है कि कोई उनके दरवाजे को अभी नॉक कर रहा है।